बिहार ये एक ऐसा राज्य है जिसका वर्तमान और उसका इतिहास ये दोनों कहीं ना कहीं मेल नहीं खाते। और खासकर जो लोग बिहार के बाहर दूसरे राज्यों के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक पहेली सी है। यदि आप बिहार का इतिहास देखें या वहाँ के लोगों का योगदान देखें और जो उसकी वर्तमान स्थिति है, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से, तो उन दोनों में कहीं कोई मेल मिलाप नहीं है। सब कुछ अगर आप पहले देखें 1947 से लेके अब तक, या उसके पहले का भी अगर इतिहास देखें बिहार का, तो प्राचीन इतिहास से अगर आप शुरू करते हैं तो देखिए, भारतवर्ष का स्वरूप कहीं ना कहीं वहीं से बनना शुरू हुआ था। प्राचीन काल का मगध, जिसमें कि जहाँ से हिस्ट्री लिखी जा रही है इंडिया की, वहाँ से सारे जो चक्रवर्ती सम्राट हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से लेके सेंट्रल एशिया, मतलब आधी दुनिया पे अपना राज स्थापित किया था, वो सारे के सारे वहीं से आते थे, बिहार से आते थे। जो मगध हुआ करता था, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, उसके बाद अगर शिक्षा के क्षेत्र में या फिलॉसफी के क्षेत्र में देखें तो गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, फिर गुरु गोविंद सिंह, ऐसे ऐसे महापुरुषों की जन्म स्थली रही है ये बिहार राज्य जो है। लेकिन फिर भी यदि आज आप देखें उसकी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है, तो वो कहीं नहीं ठहरता। यदि दूसरे राज्यों से तुलना की जाए उसकी, एक से लेके 28-29 राज्य जितने हैं, तो बिल्कुल एकदम 28वें, 29वें, 27वें नंबर पे आता है वो। तो ये आखिर ऐसा क्यों हो गया? उसमें प्राकृतिक रूप से कोई चैलेंज नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो एक पहाड़ी या ऐसा वन आच्छादित क्षेत्र है, जैसे कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जहाँ की जंगल, पहाड़, इस तरह के कुछ नेचुरल बैरियर हैं, प्राकृतिक बाधाएं हैं, जिससे डेवलप करने के लिए अलग से समय और रिसोर्स देना पड़े, या कोई रेगिस्तान है, पानी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाँच पाँच छः छः बड़ी नदियां हैं, उपजाऊ ज़मीन है। 2000 के पहले, सन 2000 के पहले पूरा का पूरा मिनरल बेल्ट झारखंड में, जो कि बिहार का पार्ट होता था, वो था। यहाँ तक कि आज भी वो सबसे नज़दीक पड़ता है मिनरल बेल्ट बिहार से। लेकिन फिर भी जो है इंडस्ट्री वहाँ नाम मात्र की है। कोई बड़े शहर लगभग ना के बराबर है, एक राजधानी पटना को छोड़ दिया जाए तो। इलाज की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी कहीं नहीं है, रोजगार नहीं है। फिर आखिर ऐसा क्यों? दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो भारतवर्ष की टॉप ब्यूरोक्रेसी है, या जो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सेना में अधिकारियों की भर्ती हो, एनडीएस, सीडीएस, इसमें अगर मैं कई, अगर आप नेट पे उठा के डेटा देखें कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का फॉर एग्जांपल, तो पिछले 5 या 8 साल का अगर आप डेटा देखें तो उसमें नंबर 1 या नंबर 2 पे आता है। पहले 3 स्टेट में बिहार का नाम हमेशा रहा है, कई बार नंबर 2, नंबर 3, कई बार नंबर 1, जिसमें उत्तराखंड, राजस्थान, ये जो टॉप स्टेट है, उसमें हरियाणा और बिहार, यही 3-4 स्टेट हमेशा पहले 3-4 में रहते हैं। आईएएस आईपीएस में अगर आप देखें तो टॉप ब्यूरोक्रेसी में लगभग आधे लोग कहते हैं कि शायद बिहार के लोग ही हों। लेकिन बिहार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अपना कमाल दिखा रहे हैं, अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन वो राज्य डेवलप नहीं है। लोग कहते हैं ना, बिहार में अच्छे डॉक्टर बहुत है लेकिन अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे इंजीनियर बहुत है लेकिन अच्छी कोई वहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, कंपनी नहीं है, मैनेजर है लेकिन वहाँ कंपनी नहीं है। यानी ले दे के इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो स्टेट पीछे है। तो अगर हम इसके कारणों में जाएं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, तो हम अगर बिहार को, इसके आज़ादी के बाद इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं मोटा मोटा। एक 1947 से लेके 1975 का दौर, फिर दूसरा 1975 से लेके 1990 का दौर, और तीसरा जो है 1990 से लेके अब तक का जो एक समय बीता है वो। तो अगर आप 1947 आज़ादी के बाद देखें तो ये स्टेट उतना बुरा भी नहीं था। अगर आप उस समय के आंकड़े देखें तो खेती में, या जो भी उस समय की इंडस्ट्री थी, कोई इंडिया में भी कोई बहुत उस समय एमएनसी का दौर नहीं था, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, आईटी रेवोल्यूशन नहीं था। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, जो ब्रिटिश टाइम की थी, या जो यहाँ के उद्योगपति लोगों का जो भी लगाया हुआ उद्योग था, उसी पे पूरा देश चलता था। तो उस समय जो है अगर आप देखें 1960 के दशक तक या 70 की शुरुआत तक, अच्छे एडमिनिस्ट्रेट स्टेट्स के रूप में बिहार भी गिनाया जाता था, और यूपी भी। वहाँ कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, यानी 15-16 जो बड़ी चीनी मिलें थी, शुगर मिल, जो ब्रिटिश टाइम का बनाया हुआ था या कुछ उसके बाद ही बनी थी, वो सारी की सारी मेन इकोनॉमी हुआ करती थी।
प्लस जो झारखंड एक पार्ट था बिहार का, वहाँ जो मिनरल लगभग इंडिया के 30-40% मिनरल अकेले वहीं से आते थे, जिस कारण जो ट्रेडिशनल मेटल बेस्ड इंडस्ट्री थी, जिसमें कि लोहे वगैरह का यूज़ होता है, कास्ट आयरन मेटल फैक्ट्री वगैरह का, इस तरह की बहुत सारी वहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती थी, जिसमें नियरेस्ट मार्केट और पोर्ट कलकत्ता होता था और वहाँ से व्यापार चलता था। मैं भी वहीं से आता हूँ, बिहार से आता हूँ। हम लोग बचपन का अगर याद करें तो मुझे याद आता है कि दूसरे राज्यों के बहुत सारे लोग छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट टाउन में रह के अपना कोई रोजगार करते थे, छोटे छोटे बिजनेस चलाते थे। ये हालत नहीं थी कि वहाँ के लोगों को ही बाहर जाना पड़े, बल्कि उल्टा दूसरे स्टेट के लोग, जो गुजरात, पंजाब, यहाँ तक के लोग, राजस्थान, यहाँ तक के लोग बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन अपना रोजगार करते थे, अपनी छोटी छोटी जो है उनकी फैक्ट्रियाँ, इस तरह की इंडस्ट्रियल इकाइयाँ, यूनिट्स होती थी। लेकिन फिर देखिए एक दौर आया 1970 का। 70 के मध्य में जाके वहाँ पे एक सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ, जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में वो शुरू हुआ था, जो कि उसका मेन मकसद ये था कि जो कांग्रेस की सत्ता चली आ रही थी 1947 के बाद से लेके तब तक 1970-74 तक, उसे हटाना है। क्योंकि जो भी एक पब्लिक लाइफ में करप्शन था या कुछ लोगों का अधिकार था सारे रिसोर्सेज के ऊपर, उसके खिलाफ जो है ये आंदोलन था, जो कि बहुत ही मतलब आगे तक गया, और इसने इंदिरा गांधी जैसी और कांग्रेस जैसी मजबूत एक राजनीतिक घराने, राजनीतिक पार्टी की जड़ें हिला दी उस समय। और इसी के कारण लोग कहते हैं जो इमरजेंसी लगाई गई थी 1975-76 में, उसका बहुत बड़ा कारण ये था, जो कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण ने बिहार में, और ये आग की तरह फैल रहा था। और ये जो आंदोलन था ये बेसिकली पब्लिक लाइफ में जो करप्शन थी उसके खिलाफ था, और ये आंदोलन था उनके खिलाफ जो एक व्यवस्था चली आ रही थी कि थोड़े से लोगों के पास अधिकतम साधन थे, यानी 100 लोगों में केवल 10 लोगों के पास 90% रिसोर्सेज या साधन थे, चाहे नौकरी हो, ज़मीनें हो, खेती हो, उन्हीं की सरकार होती थी, उन्हीं की सरकार में चलती थी, नौकरी भी उन्हीं को मिलती थी, क्योंकि उनकी जान पहचान और उनकी पहुंच ऊपर तक होती थी, शिक्षा में उन्हीं का दबदबा था। यानी कि ये आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ होने के साथ साथ समाज के उस वर्ग के भी खिलाफ था, उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था जिसमें कि 10% लोगों के पास लगभग 80% साधन या रिसोर्सेज थे। और इस व्यवस्था के कारण और इस आंदोलन के कारण जो भी वहाँ की एक कानून व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी तार तार हो गई, कोई कुछ मानने को तैयार नहीं था। क्योंकि उस आंदोलन में एक बात यही थी कि जो प्रशासन या जो व्यवस्था है यही शोषण कर रही है पूरे समाज का। ये प्रशासन, ये व्यवस्था थोड़े से लोगों के लिए है, जिस कारण जिस कारण बाकी लोग शोषित और वंचित हैं। और ये एक बेस तैयार हो गया 1990 में जो सत्ता परिवर्तन हो गया उसके लिए। और इस आंदोलन के दौरान वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। लोग कहते हैं कि उस आंदोलन में ये कहा जाता था कि पढ़ लिख के होगा क्या, नौकरियां तो उन्हीं को मिलेंगी जिनकी पहुंच है। इसलिए लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, शिक्षकों ने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया, पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। बिना पढ़े पास, कुछ भी लिख दो, चीटिंग कर लो, टीचर को धमकी दे दो, ये एक कल्चर शुरू हो गया था 70 के मध्य में। और ये एक ऐसा मतलब ये क्या कहें, ये एक परिवर्तन था जो कि अच्छाई के लिए भी था, पर साथ साथ कुछ इसमें ऐसी बातें आई जिसने कि राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, एजुकेशन और हेल्थ का, प्रशासनिक व्यवस्था का, वो सब तार तार हो गया उसके बाद। और वो 1975 के बाद जब इमरजेंसी हटाई गई, उसके बाद फिर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, जनता पार्टी की सरकार, जिसमें इसी आंदोलन से जुड़े हुए सभी लोग सत्ता में आए, केंद्र में भी और राज्यों में भी आने शुरू हो गए। फिर उसके बाद 80 के दशक में कांग्रेस कमज़ोर होकर कई बार सत्ता में आती जाती रही, जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे वगैरह ये लोग मुख्यमंत्री बने। लेकिन नीचे समाज में जनता पार्टी, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और ये सारे आंदोलन से, कर्पूरी ठाकुर आंदोलन से निकले हुए लोग समाज के अंदर शक्तिशाली होते गए। और 1980 के दशक का अंत आते आते वो जो पूरी की पूरी जो आंदोलन वाली एक जो वो वर्ग था जो 1975 के आंदोलन से निकला था, वो सत्ता के काफ़ी करीब पहुंच गया। और 1990 में फाइनली एक
महापरिवर्तन हुआ जिसमें कि कांग्रेस या अब तक चली आ रही व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई और परिवर्तन के नाम पे ही वो सत्ता बदली। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1990 के फरवरी मार्च महीने में वो सत्ता में आए और उन्होंने वादा किया था कि समाज में जो अन्याय आज तक होता रहा है वो अब नहीं होगा, मैं इसे पलट दूंगा, समाज के सहायता से हम लोग इसे बदल के रहेंगे। और उसके बाद 1990 के बाद जो बिहार में हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। पहले 1947 से लेके 1975 का दौर जो कि अच्छा खासा था, इसमें ऐसी बुरी हालत भी नहीं थी, वहाँ ठीक ठाक ही था, प्रशासन व्यवस्था, ट्रेड, कॉमर्स, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ था वहाँ पे, उतनी बुरी हालत नहीं थी। 75 में जो आंदोलन हुआ उसके बाद जो है कहीं ना कहीं चीज़ें धीरे धीरे खराब होने लगी। समाज में परिवर्तन तो आया लेकिन जो एक व्यवस्था होती थी रोजगार की, इंडस्ट्री की, शिक्षा की, वो चरमरा गई। और फिर 1990 में वो परिवर्तन पूरा हुआ और वो परिवर्तन दिखाई दिया एक राजनीतिक परिवर्तन के रूप में, जब राजनीतिक सत्ता तक पहुँचे उस आंदोलन से निकले हुए सारे लोग। और फिर 1990 के बाद की जो चर्चा होगी वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 1990 के बाद से लेकर आज तक का दौर है, इसमें भी 2-3 बड़े परिवर्तन हुए हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे फिर अपने अगले वीडियो में। अभी तक ये उसका बैकग्राउंड था कि आज जो बिहार में हमें देखने को मिल रहा है उसका बैकग्राउंड कहाँ से चला आ रहा है और जो है उस 1990 के बाद क्या हुआ, फिर आगे कैसी अब संभावना बन रही है, क्या बाकी देश जिस रफ्तार से जिस चाल में चल रहा है बिहार कभी वहाँ आ पाएगा, और आएगा तो उसका रास्ता कौन सा है, कहीं रास्ता दिख भी रहा है कि नहीं। तो अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे उसके बारे में, 1990 के बाद के दौर के बारे में। तब तक के लिए यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।